नमस्कार, हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आज हम दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, वो खबरें जिन्होंने पूरे हफ्ते दुनिया भर में बटोरी हैं सुर्खियां। खबर का हर पहलू, हर विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे। जिन बड़ी खबरों की हम बात करेंगे, आपको बता दें कि उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के उस फैसले की जिसने मुनीर की नींद उड़ा दी है। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये बात साफ है और ये सिर्फ अब एक बयान नहीं बल्कि सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जिसने पाकिस्तान की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है। कैसे, पूरी खबर आपको बताएंगे। साथ ही इसके अलावा बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और हिंदू कारोबारी पर हमला हुआ और उसे जलाने की कोशिश भी की गई। सवाल अब अमेरिका से भी उठ रहे हैं। इस खबर पर भी रहेगी हमारी पूरी नजर। और इसके अलावा हफ्ते भर की दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको कराएंगे बाखबर। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशन टू नेशन की। और सबसे पहले बात ईरान की। ईरान में आर्थिक संकट और रिकॉर्ड महंगाई के कारण सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर में अशांति फैल गई है, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत और गिरफ्तारियां हुई हैं। कल तेहरान के कई इलाकों में रात के समय भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। दक्षिणी तेहरान के नाजियाबाद, राजधानी के पश्चिमी हिस्से के सत्तार खान और पूर्वी इलाके नरमक और तेहरान पार्स में विरोध प्रदर्शन रात भर होते रहे। सबसे गंभीर हिंसा ईरान के लोरिस्तान प्रांत के अजना शहर में देखने को मिली है, जो तेहरान से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। और आइए आपको बताते हैं कि ईरान में आखिर ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ ये बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई से आम लोगों में नाराजगी ज्यादा बढ़ी है। साथ ही रियोल की रिकॉर्ड गिरावट से लोगों का गुस्सा फूटा है। आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों के दाम 70% तक बढ़ गए हैं और यही वजह है कि लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। महंगाई 42% के पार पहुंच चुकी है और साथ ही वहां पर मुद्रा संकट भी गहराया हुआ है। व्यापार घाटा लोगों का लगातार बढ़ रहा है। सेंट्रल बैंक गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है इन सभी हालातों को देखते हुए और कई शहरों में सड़कों पर लोग उतर आए हैं। आपको बता दें कि 3 साल में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन की जो स्थिति है वो वहां पर देखने को मिल रही है। भीड़ हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस प्रदर्शन के दौरान अब तक 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ईरान में सरकार के खिलाफ ये बड़े विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। साथ ही ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई तो अमेरिका कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाता है या उन्हें बेरहमी से मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी जवाब दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा कि ईरान की सेना जानती है कि अगर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है तो उसे कहां निशाना साधना है। तो आपको बता दें कि आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें हैं, यह कहना है ईरान की सरकार का। तो ऐसे में अब जो स्थिति है, चूंकि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है, इस वजह से लोग सड़कों पर उतरे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस प्रदर्शन की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई और आखिर ये जो पूरा हिंसक प्रदर्शन है ये कैसे शुरू हुआ। तो आपको बता दें कि 28 दिसंबर 2025 को राजधानी तेहरान में प्रदर्शन की शुरुआत हुई और इसके अलावा ग्रैंड बाजार में व्यापारियों ने हड़ताल कर दी। तो आप ये देखिए, ईरान में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसकी शुरुआत 28 दिसंबर 2025 को होती है। राजधानी तेहरान से इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत होती है और उसके बाद ग्रैंड बाजार में व्यापारी हड़ताल कर देते हैं। मतलब आर्थिक जो स्थिति, आर्थिक संकट है, उसके विरोध में व्यापारी हड़ताल करते हैं। प्रदर्शन दूसरे शहर में भी फैलता है। 29 दिसंबर 2025 को यह प्रदर्शन और दूसरे शहरों में फैला और इसके बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों के भी झड़पें शुरू होती हैं। ये झड़पें भी 29
जो है दिसंबर को ही शुरू हुई और 30 दिसंबर 2025 को 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के छात्र भी आंदोलन में उतर गए। मतलब आप समझिए कि जैसे नेपाल में हुआ था, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, ठीक वैसी ही स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। 31 दिसंबर 2025 को ईरान के 21 राज्यों में हिंसा फैल गई। मतलब बहुत तेजी से ये हिंसक प्रदर्शन आगे बढ़े और हिंसा और ज्यादा फैल गई, जिसमें एक नागरिक और एक सिक्योरिटी फोर्स की मौत हो जाती है। मतलब ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। साथ ही 1 जनवरी 2026 को नए साल पर प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया। मतलब हिंसा और ज्यादा भड़क गई, क्योंकि विश्वविद्यालय के जो युवा छात्र थे वो भी इसमें शामिल हो गए, जिसमें 5 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई। मतलब इतना ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ, आगजनी की स्थिति बनी कि 5 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें हैं। बहुत बड़ा आरोप पेजेश्कियान जो है वहां के राष्ट्रपति वो लगा रहे हैं कि विदेशी ताकतें इसमें शामिल हो सकती हैं। इस बीच ट्रंप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए वो तैयार है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि यदि शांतिपूर्ण तरीके से जो तमाम सारे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर यदि हमला किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। और ईरान की अर्थव्यवस्था की बात अब कर लेते हैं। आपको बता दें कि ईरान की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो तेल निर्यात पर निर्भर है। साल 2024 में ईरान का कुल निर्यात लगभग 22.18 बिलियन डॉलर था, जिसमें तेल और पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा हिस्सा जो है वो शामिल था, जबकि आयात जो है वो 34.65 बिलियन डॉलर का रहा, जिससे व्यापार घाटा 12.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2025 में तेल निर्यात में कमी और प्रतिबंध के कारण यह घाटा और बढ़कर 15 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया। मुख्य व्यापारिक साझेदारों में आपको बता दें कि चीन, तुर्की, यूएई और इराक शामिल है। ईरान चीन को 90% तेल निर्यात करता है। ईरान ने पड़ोसी देशों और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, जिसका असर जीडीपी पर खास नहीं पड़ा। ईरान के लिए प्रतिबंध हटने या परमाणु समझौते की बहाली के बिना व्यापार और रियाल का मूल्य स्थिर करना मुश्किल है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे जो है वो विदेशी ताकतें हैं, ये कहना है। 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े स्तर पर हो रहे हैं। इस बार इनका मेन रीजन गहरा इकोनॉमिक क्राइसिस है। ईरानियन रियाल रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है और महंगाई 40% से ज्यादा हो गई है, जिसमें आम लोगों की परचेसिंग पावर काफी कम हो गई है। तेहरान में दुकानदारों की स्ट्राइक से शुरू हुआ ये मूवमेंट अब 20 से ज्यादा प्रोविंसेस तक फैल चुका है, जिसमें रिलीजियस सेंटर्स वाले शहर भी शामिल है। लोग पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ स्लोगन्स लगा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुका है। वेरीफाइड वीडियोस में सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस के पास क्लैशेस और सड़कों में बढ़ता गुस्सा दिख रहा है, जिससे आने वाले दिनों में सिचुएशन और टेंस भी होने की आशंका है। और ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर भारत के पूर्व राजदूत केसी सिंह ने क्या कहा, वो भी सुनिए। This time it is because of economic factors, because Iran has been facing sanctions for so long that naturally there is population's grown, jobs are not there, the oil exports are hit, they are not able to trade properly, and the country is really freely trading with them are limited, like China would be right on top. And then there were the aerial attacks on their nuclear facilities. That would have also affected the economic activity. तो एक तरफ ईरान में इंकलाब के नारे लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है, यह भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हैं। ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की खबरों के बीच ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन ने फ्लोरिडा में मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान से बात कर रहे हैं हम, लेकिन अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो फिर से हमला होगा। और आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रंप ने एक तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाया गया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मादुरो को पत्नी सहित देश से बाहर ले जाया गया है।
बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ यह अभियान चलाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बड़ा बयान, इस अभियान को लेकर लोगों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लोगों के साथ। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। यह बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बना लिया गया है। मादुरो को पत्नी सहित देश से बाहर ले जाया गया है। यह बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, मतलब निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा बंदी बना लिया गया है। यह अभियान अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ चलाया गया है, यह ट्रंप का कहना है। इस अभियान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है, मतलब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच युद्ध हो चुका है, ऐसा कहा जा सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाया गया है। यह अभियान अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ चलाया गया है, यह आधिकारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच यह जंग की शुरुआत एक तरीके से हम कह सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस वक्त की ये बड़ी खबर है और ये आधिकारिक बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, निकोलस मादुरो को बंदी बनाया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये अभी वहाँ वेनेजुएला रिलीज कर दें। बीसीसीआई ने मौजूदा हालात को देखते हुए ये निर्देश दिया है। बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर केकेआर को किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी तो उन्हें इसकी अनुमति दे दी जाएगी। पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। उनका आधार मूल्य 2 करोड़। अमेरिका में भी जाते हैं और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार वेनेजुएला के जो लोग रह रहे हैं अमेरिका में, उन्हें लगातार वहां से बाहर भेजने की बात करते रहे, बताते रहे, उन्हें क्रिमिनल करते रहे। तो इस तरह से उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए एक कह सकते हैं कि माहौल बनाया और उसी माहौल के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आज सुबह सुबह गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि 11 बजे सुबह, मतलब भारत के समय के हिसाब से कहें तो 9 बजे रात में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। किस तरह की जानकारी देंगे ये वही बताएंगे। कहां रखा गया है वेनेजुएला का राष्ट्रपति को और क्या उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, किस तरीके से अमेरिकी कानून के तहत उन पे कौन सी कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक बहुत ही असमंजस वाली स्थिति पूरी दुनिया के सामने है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को आप गिरफ्तार करते हैं और अपने देश के कानून के हिसाब से उनका ट्रायल करते हैं। तो एक नई स्थिति है निश्चित तौर पर दुनिया में और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में दुनिया के अन्य देशों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगेगी। लेकिन यह माहौल कई महीनों से बन रहा था और कई महीने क्या कहें, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका से, उस समय माहौल बन रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मडुरो को सेफ पैसेज हम देंगे, मडुरो देश छोड़कर चले जाएं, मडुरो अपने पद से इस्तीफा दें और वेनेजुएला से वो चले जाएं। लेकिन मडुरो नहीं माने। उसके बाद मडुरो ने इधर हाल फिलहाल में कई बार पेशकश की और आज भी एक दिन पहले उन्होंने पेशकश की कि हम डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हैं, जो भी मसले हैं दोनों देशों के बीच में। और इसके नहीं मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया वेनेजुएला पे और मडुरो को गिरफ्तार करके उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। अब देखना यह होगा कि वहां का शासन अब किसके हाथ में जाता है, क्योंकि स्थिरता की स्थिति वहां बन सकती है। बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें जो है स्थिति प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी स्पष्ट होगी कि आखिर जो बड़ा कारण था वो क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ नेशन टू नेशन में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नेशन टू नेशन और अब बात उस खबर की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऐलान किया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा और अब भारत ने वो ऐलान किया है जिससे पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना सच होने वाला है। पाकिस्तान की जान यानी पाकिस्तानी पंजाब उन नदियों पर निर्भर है जो भारत से पाकिस्तान में जाती है और चुनाव इन नदियों में काफी महत्वपूर्ण है और इसी पर भारत ने दुलहस्ती 2 परियोजना बनाने का ऐलान कर दिया है। इससे पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है और आपको बता दें कि लेकिन सच यह है कि जब तक पाकिस्तान आतंक से किनारा नहीं करता, भारत आतंक के खिलाफ अपना यह एक्शन जारी रखेगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नींद जो है वो उड़ गई है। और अब आपको बताते हैं कि क्या है दुलहस्ती 2 परियोजना जिसने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। आपको बता दें कि दिसंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती 2 परियोजना को आधिकारिक पर्यावरण मंजूरी दी। ये मंजूरी भारत के लिए सामरिक और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये 260 मेगावाट की परियोजना है जिसमें 130 मेगावाट की 2 इकाइयां होंगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3200 करोड़ रुपए से भी अधिक है। यह पहले से चल रही 390 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 1 परियोजना का ही विस्तार है। इसमें स्टेज 1 के बांध और पानी का उपयोग किया जाएगा। तो ये एक ऐसी परियोजना है दुलहस्ती 2 परियोजना जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, पाकिस्तान को परेशान कर दिया है क्योंकि इस योजना की वजह से पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इस योजना की वजह से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डगमगा सकती है और भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में सेना के जनरल्स और नेताओं में भी खलबली मच गई थी। सबसे पहले बात सेना यानी उस समय के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की कर लेते हैं। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। उन्होंने इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया और कहा कि सेना देश के जल अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी राष्ट्रीय शक्ति के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। सेना के बाद नेताओं ने भी एक से बढ़कर एक बयान दिए थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद इसे पाकिस्तान के वजूद पर हमला बताया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि या तो इस सिंधु में पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। तो मतलब दुलहस्ती 2 परियोजना ने पाकिस्तान की एक तरफ से तो नींद उड़ा दी है, लेकिन इसी कड़ी में पाकिस्तानी सांसद शेरी ने अब कहा है कि पानी को हथियार बनाना ना तो समझदारी है और ना ही ऐसे इलाके में यह मंजूर है जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के दबाव में मामले में सबसे आगे है। इससे पहले से ही दुश्मनी और भरोसे के अभाव से जूझ रहे 2 तरफा रिश्तों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। सिंधु जल समझौता का खुला उल्लंघन करते हुए भारत ने अभी चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये उनका बयान है और साथ ही उन्होंने कहा है कि IWT को एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता। IWT के अनुसार पाकिस्तान का इंडस, झेलम और चुनाब नदियों के पानी पर नियंत्रण है, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज नदियां भारत के नियंत्रण में आती है। तो भारत का कहना स्पष्ट है कि आतंक और पानी एक साथ नहीं बहेगा। साथ ही अब यह भी साफ है कि पाकिस्तान की तमाम गीदड़ भभकियों के बावजूद भारत आतंक के खिलाफ और अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और तेजी से कदम भी उठा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है। भारत के फैसले का पाकिस्तान पर क्या असर होगा, आइए इन तथ्यों से आपको समझाते हैं। आपको बता दें कि दरअसल पाकिस्तान की जो नींद उड़ी हुई है उसकी बड़ी वजह क्या है। पश्चिमी नदियों में सबसे बड़ा प्रभाव सिंधु जल संधि है जिसका अधिकांश पानी पाकिस्तान के उपयोग के लिए सुरक्षित है। ये उन 3 प्रमुख नदियों में से एक है जिन पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा निर्भर है। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो परेशान है। पाकिस्तान का जो अन्न भंडार है वो भी इसके जरिए प्रभावित हो सकता है। चुनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होकर गुजरती है जो वहां का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। पाकिस्तान की कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी नदी के पानी पर निर्भर करता है। मतलब आप ये समझिए कि जो अन्न की जो आपूर्ति होती है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। लिहाजा आर्थिक सुरक्षा जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 22 से 24% है। तो ये पाकिस्तान की आर्थिक सुरक्षा को भी भारत के इस कदम से खतरा है।
चुनाव के पानी में कमी का सीधा मतलब फसलों की बर्बादी, जिससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और ज्यादा संकट में आ सकती है। मतलब एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। भोजन और पेयजल सुरक्षा को भी पाकिस्तान की प्रभावित कर सकती है भारत का ये जो निर्णय है, क्योंकि चुनाव बेसिन में रहने वाली लाखों की आबादी के लिए ये नदी न केवल खेती बल्कि पीने के पानी और पशुपालन का भी मुख्य स्रोत है। पानी की कमी से वहां खाद्य संकट पैदा हो सकता है। साथ ही सिंधु नदी पर भी इसका प्रतिकूल असर होगा, क्योंकि चुनाव आगे चलकर झेलम, रावी और सतलुज से मिलकर पंचनद बनाती है, जो अंततः सिंधु नदी में गिरती है। यदि चुनाव का स्तर गिरता है तो पूरी सिंधु नदी के जल स्तर में भी भारी कमी आ जाएगी। यानी ये पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था के लिए तबाही की बात होगी, और इस वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पूरी तरीके से परेशान है। साथ ही भारत के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। दुलहस्सी 2 को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि जैसे जैसे पाकिस्तान को मिलने वाला पानी कम होगा, उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो मतलब भारत ने एक तरीके से पाकिस्तान की नस पकड़ ली है, हम ये कह सकते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में कल पुलिस वैन पर बम से हमला हुआ। धमाके और फायरिंग में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में हुआ। हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ले ली है। पुलिस ने बताया कि वैन को पहले बम से उड़ाया गया और इसके बाद हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 4 पुलिसकर्मी और ड्राइवर की भी मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। तो ये आपको बता दें कि पाकिस्तान में पुलिस के काफिले पर खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में हमला हुआ। इसकी जो जिम्मेदारी है वो टीटीपी ने ली है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। और आइए अब हम रुख करते हैं अगली खबर का, और अब आपको पाकिस्तान से लिए चलते हैं बांग्लादेश। एक तरफ बांग्लादेश में चुनावों की तैयारी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर हिंदुओं पर हमलों के मामले भी लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और अत्याचार के मामले यूनूस सरकार पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में एक और हिंदू पर बेरहमी से हमला हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़ित की पहचान 50 वर्षीय खोकोन चंद्र दास के रूप में हुई है, जिन पर बुधवार रात को बाजार के पास उस समय हमला किया गया जब वो अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि हमलावर मौके से फरार हो गए। खोकन दास पर हमला ऐसे समय हुआ जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पहले से ही भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है। पिछले 2 हफ्तों में हिंदुओं पर यह चौथा बड़ा हमला है। इससे एक दिन पहले ही मायमनसिंह में एक हिंदू सुरक्षा गार्ड विजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने गोली चलाने से पहले पूछा था कि क्या मैं तुम्हें गोली मारूं, और फिर उसने ट्रिगर दबा दिया। विश्वास और आरोपी अंसार दोनों ही एक ही कंपनी में गार्ड की नौकरी करते थे, यानी कि वो एक साथ काम करते थे। इसके अलावा अमृत मंडल की भी भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी, जबकि फैक्ट्री कर्मचारी दीपू चंद्र दास को ईश निंदा के झूठे आरोप में बहुत ही बर्बर तरीके से मार डाला था। इन घटनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता और आलोचना सामने आई है। साफ है कि यूनूस सरकार ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है, जिसके बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ तेजी से ये मामले लगातार बढ़े हैं। तो मतलब जो स्थिति है बांग्लादेश की, उसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो अत्याचार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, मोहम्मद यूनूस की सरकार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा कई सारे सवाल खड़े कर रही है। यूनूस के सत्ता में आने के बाद 293 लोगों की हत्या हो चुकी है। हिंसा और टारगेटेड हमलों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अगस्त 2025 तक कम से कम 3582 घटनाएं दर्ज हुई हैं। 26 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2025 के बीच 76 हमले सामने आए हैं। 26 नवंबर 2024 से 5 फरवरी 2025 तक
23 हिंदुओं की मौत हुई है। हिंसा के इन मामलों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और बांग्लादेश से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं और गंभीर चिंतन की ओर ध्यान दिलाने वाले भी हैं। अमेरिका ने भी हिंसा की निंदा की है। इस मुद्दे पर अमेरिकी सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने यूनूस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह जरूरी है कि बांग्लादेश में किसी भी व्यक्ति को उसकी जातीय पहचान, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण किसी तरह की हिंसा या विरोध का सामना न करना पड़े। हमने देखा है कि बांग्लादेश में खासतौर पर हिंदुओं पर कई हमले हुए हैं। ये घटनाएं अलग थलग नहीं हैं, बल्कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद से एक बड़े पैटर्न का हिस्सा रही है। सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम दिख रही है और अमेरिका को यह समझना होगा कि बांग्लादेश सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाने वाली है। हिंसा के दौरान धार्मिक स्थलों, स्मारकों, दुकानों और आम लोगों को निशाना बनाया गया है। हमने हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के व्यवसायों पर हमले और उन्हें नुकसान पहुंचाते हुए देखा है। अब हम कई मामलों में लोगों पर हमले और उनकी हत्या को देख रहे हैं। ये बयान सुहास सुब्रमण्यम, जो कि अमेरिकी सांसद हैं, उन्होंने दिया है। तो ये स्थिति को बताता है, ये बताता है कि बांग्लादेश में किस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो स्थिति है वो क्या है। निश्चित रूप से ये सभी को सोचने पर भी मजबूर करती है। इसी के साथ नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।